आपका बैठे बैठो सर। एचसीबी में डिस्कशन था, निकाल लीजिए एचसीबी। तो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ 16 देख रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में से दे रखा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जो है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 और अपन ने एक L लेंथ का पोर्शन लिया, उसकी वजह से B2 है। तो हमको ये कहना है कि इनमें आपस में डिफरेंस लेस देन 1% होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि B1 माइनस B2 अपॉन B1 this should be into 100 should be less than 1% बोला ना, तो 1% से कम होना चाहिए। तो यहां से आ गया 1 माइनस B2 बाई B1 into 100 this should be less than 1। तो ये 100 इधर चला गया, तो 1 माइनस B2 बाई B1 लेस देन 0.01। तो इसको उधर लेके आएंगे तो 0.99 B2 बाई B1, तो B2 should be greater than 0.99 टाइम्स ऑफ B1। ऐसा हो गया, तो B2 की वैल्यू यहां से रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उल्टा लिख दिया क्या? ग्रेटर होना चाहिए कि लेस होना चाहिए?
ठीक लिखा है? अच्छा, इक्वली बोला है क्या? लेस देन नहीं बोला, सिर्फ डिफर बाय लिखा है, तो इक्वल लगा दो। इक्वल लगा दो, अच्छा लगेगा। ये लो इक्वल। अब यहाँ पर B2 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी 2 साइन अल्फा इक्वल टू 0.99 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट जाएगा, पाई डी से पाई डी कट जाएगा, 2 से नीचे कट करके ये 2 हट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि साइन अल्फा जो है 0.99 होना चाहिए। साइन अल्फा की वैल्यू 0.99, तो इस ट्रायंगल में हमको L/2 और D मिल रहा है यहाँ से। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी L/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ D² प्लस L/2 का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0.99। ठीक है ना? अब इसमें इसको इधर ले जाके स्क्वायर कर देते हैं। ये 99/100 हो गया। इधर लेके आएंगे तो 100/99। तो 100/99 L/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D² L/2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दें, हाँ? L²/4 D² प्लस L²/4। अब हम क्या करें कि इसको इधर ले जाएं, इधर की तरफ। तो 100/99 का स्क्वायर -1 L²/4 इज इक्वल टू D²। D/L पूछा है ना, D/L या L/D? D/L, तो D/L हो गया 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ 100/99 का स्क्वायर -1। क्या इसको सॉल्व करना जानते हैं? जानते हैं? अब देखो इसको ऐसा हमने सॉल्व किया ना, चलो ठीक है, कर लो ऐसे ही। थोड़ा जल्दी करना है तो डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके जल्दी किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि L लेंथ लेंगे हम। डिफरेंशिएट भी अगर करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? अगर b एज ए फंक्शन ऑफ L लिख दिया तो dB/dL लिखेंगे। तो dB/dL से तो आपको ये मिलेगा कि लेंथ चेंज करोगे तो b कितना चेंज होगा। और लेंथ तो अपन बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं, छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ कर रहे हैं ना। बस यहाँ से इतना कर सकते हो कि ये जो इक्वेशन लिखी ना, ये साइन अल्फा जो है ये ऐसा है, तो इसको यहाँ पर कुछ लगा लो अप्रोक्सीमेशन, है ना? यहीं पर बाइनोमियल लगा लो पहले ही। ठीक है, थोड़ा उससे जल्दी हो जाएगा। और कुछ? 30 33 33 देखते हैं। 33 में ऐसा लिखा है कि करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर, रेडियस इतना है, उसके सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है, 100 टर्न्स दे रखा है, तो क्या दिक्कत है इसमें?
33 पढ़ा ना मैंने, कोई दूसरा चैप्टर है क्या? सवाल भी वही है। 100 टर्न्स रेडियस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है एक वायर का? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ऐसे n टर्न है तो इंटू n, एक टर्न की वजह से इतना है तो n टर्न की वजह से इतना हो जाएगा। तो इससे नहीं आ रहा है? आ जाएगा, एकदम सीधा सवाल है तो। और हो गए सारे? 46 में कुछ कहना है, कहो। जो तुम जानते हो फॉर्मूला लगा के, बस वही लगाना है, बस उसी को लगाना है, ठीक है। और कुछ? क्या पूछा? 51? 51 में पूछा है कि ऐसा असंभव है, यही ना? ऐसा इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि एम्पियर का नियम फेल हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया तो अगर हम ऐसी लाइन लेंगे तो इसमें ये आ रहा है कि B इंटू एल आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये एल लेंथ है, बाकी तीनों पे जीरो हो गया, तो B इंटू एल इक्वल टू 0 आ गया। तो ये इक्वल नहीं आया, मतलब एम्पियर का नियम फेल हो गया, और एम्पियर का नियम तो सच्चा है, तो ये सिचुएशन झूठा है, ठीक है। क्योंकि एम्पियर का नियम पास नहीं हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आ जाता है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सही नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो कोई भी क्लोज लूप लेंगे तो वर्क डन 0 नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ पे वर्क हो गया, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें भी ऐसी नहीं हो सकती, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें भी ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई। और बताइए, हो गया सब? और कुछ होमवर्क? बस इतना ही? ठीक है फिर। तो अपने क्लास में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में उसमें चल रहे थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन दिया? अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों वाला सवाल? अपना ऐसे यहाँ से यूं था ना, यूं, फिर इधर, इधर से नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर वापस। इसमें आई करंट जा रहा था, और आपसे पूछा था कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो, और आप लोगों ने निकाल दिया, ठीक है फिर तो, अगर आपने निकाल दिया तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। जैसे ये यूं जा रहा है ना, तो अपनी तरफ से एक वायर यूं जोड़ दिया और एक वायर यूं जोड़ दिया,
तो इसमें आई करंट यूं दिखा दूं और इसमें आई करंट यूं दिखा दूं, तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं दिखाया, है ना? कुछ नहीं दिखाया मैंने ऐसा करके। फिर मैं ऐसा करता हूं कि आई करंट यूं दिखा देता हूं और आई करंट यूं दिखा देता हूं, तो आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं को ऐसे भी दिखाते हैं लोग, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? कुछ नहीं है ऐसा हमको समझ में आ रहा है। फिर हमने ऐसा दिखाया और फिर हमने ऐसा दिखाया, तो हम ये कहेंगे कुछ नहीं दिखाया, टोटल तो जीरो ही दिखाया ना। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाले दो रेड और ये दो वाइट और ये मिला के एक लूप बन गया। इसको अलग कर लेते हैं। तो एक लूप आ गया ऐसा, मतलब इसमें से ये वाली दोनों साइड अपनी वाइट वाली है, ठीक है? ये ऊपर वाला लूप आ गया। अब इसमें ब्लू वाली ले लेते हैं, ये ब्लू वाली साइड यूं यूं इधर, तो एक और हमको मिल गया ऐसे लूप, जिसमें से ये वाली साइड तो ब्लू है और ये वाली साइड भी ब्लू है, और फिर ये दो रेड साइड है ऐसे। ये पीछे वाला हो गया। अब ये इधर वाला और दिख रहा है मैं, अब इसमें से ये वाला ब्लू, फिर ये वाइट, फिर ये रेड, रेड, तो एक लूप ऐसा हो गया, ब्लू ऐसे, वाइट नीचे, अलग अलग प्लेन में लूप आ रहे थे, तो हमने ऐसा लूप कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था, इसको तीन अलग अलग लूप में तोड़ दिया। इसका कैलकुलेट करना मतलब इन तीनों का कैलकुलेट करके ऐड कर देना हो जाएगा। तो अब इन तीनों का कैलकुलेट करेंगे तो इसका तो आई इंटू एल स्क्वायर, इसका भी आई इंटू एल स्क्वायर, इसका आई इंटू एल स्क्वायर। अब अपना एक्सेस सिस्टम जो था उसके अनुसार इसको लिख लेते हैं, इधर एक्स एक्सेस, इधर वाई और इधर जेड। तब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड तो आई इंटू एल स्क्वायर हो ही गया। अब आई केप जे केप की बारी, ये है नीचे, तो ये माइनस जे केप, एक है माइनस जे केप, ये यू है ना, एक्स इधर वाई इधर जेड इधर, तो माइनस जे हो गया ना, ठीक है। फिर इस वाले में प्लस के केप और इस वाले में माइनस आई केप। यही किया आप लोगों ने? नहीं किया तो समझ लिया, अब कर देंगे। सीखा है हमने, अलग अलग प्लेन के लूप को प्रॉपर प्लेन में बनाना सीखा है हमने, ठीक है? तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा लूप था, हमने इसको तोड़ के ऐसे बना दिया। तो तार जोड़ना और घटाना जानते हैं हम, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं इसके। नोट करना है, ये लो इतना छोटा सा नोट करना है, कर लो। हाँ, घुमाने से वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, घुमाने से वेक्टर चेंज हो जाता है। फिर एक्सिस भी घुमा दिया, मतलब घुमाने का मतलब क्या है? नीचे वाले जो वायर है, अच्छा अच्छा, एक और विचार है इसका।
ऐसा कह रहे हैं कि ये वाले जो तार इनको इधर से खिसका के इधर ले आए, और फिर ये वाले तार का क्या किया, और ये वाले तार का, अभी तो देखो जैसे तुमने इस वाले तार को, इन दोनों तार को उठा के कह रहे हो कि यहाँ लेके आ गई हूँ है, तो ये वाला तार यहाँ आ गया, ये दोनों, फिर इस वाले को ऊपर ले गई हूँ, ऊपर ले जाएंगे तो भी पूरा कैसे होगा, फिर आप फिर कर लें, कुल मिला के घुमा फिरा के करेंगे, ठीक है ना। नोट हो गया ये। दूसरा सवाल देखते हैं हम। अपन ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए जो सवाल किए थे उसमें से एक तो ये हो गया, और इससे पहले क्या कर लिया था, सर्कुलर लूप का ही हुआ था, ऐसा वाला नहीं हुआ उससे लगातार घूमता जाता है, ये वाला ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा कर लेते। ये और भी इसकी साइड है, इसमें करंट है आई, आई करंट जा रहा है, बहुत पास पास है ये, तो आपने ये बताना है कि, अच्छा टोटल एन टर्न्स है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता कीजिए। ये तो अब टेक्नोलॉजी आउट हो चुकी है, कोई भी कर सकता है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे कि यहाँ से
r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा dm वो होगा I इंटू ए। तो हमें इस छोटे से dr विड्थ में हमें I लिखना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि टोटल करंट है ni और विड्थ कितनी है b माइनस ए इंटू dr। b माइनस ए विड्थ में करंट है ni, तो dr विड्थ में कितना करंट होगा, विड्थ के प्रोपोर्शनल है करंट, तो इंटू पाई आर स्क्वायर कर दें ग्रेट। ni अपॉन b माइनस ए पाई ए से b तक b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, यही निकाला, सही निकाला। बात क्लियर हो गई। अगला सवाल, एक रिंग दे रखा है, पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग दे रखा है, ओमेगा से घूम रहा है, क्यू चार्ज आर रेडियस, फाइंड एम। क्यू चार्ज की रिंग घूमती है ओमेगा से, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। लिख दिया कुछ, आप कुछ कहना चाहते हो। डी क्यू बाय टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या पूछो, डी क्यू बाय डीवी क्या होता है, यूं रेशो होता है, चार्ज और वेलोसिटी के डिफरेंस। क्या करोगे इसको, चलो देखो भाई, छोटा सा सवाल है, इसका फॉर्मूला है आई इंटू ए। आई होता है क्यू बाई टी और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक राउंड काटेगा तो क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज निकल जाएगा, तो करंट हो गया क्यू बाई टी, है ना। अगर हम यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन लेंगे तो एक राउंड कंप्लीट होगा, इस क्रॉस सेक्शन से क्यू चार्ज निकल जाएगा, तो करंट हो गया क्यू बाई टी, करंट इनटू एरिया, ये तो फार्मूला है। तो ये घूमता हुआ इक्विवेलेंट है एक मैग्नेट के जिसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ,
घूमती हुई चार्ज डॉट रिंग एक मैग्नेट की जैसी है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बात बताते हैं, गौर करने की बात है ये जो आंसर आया, अगर मैं इसको इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ऐसा आ रहा है। एम आर स्क्वायर तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आई इंटू ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला बन रहा है क्यू बाई टू एम इंटू एल वैक्टर। अगर हम किसी का एंगुलर मोमेंटम निकाल लें फिर उसको क्यू बाई टू एम से गुणा कर दें तो उससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक फील्ड से रिश्ता है, आपने एटम्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर होता ना, और फिर एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो एल इज रिलेटेड विद एम, एल और एम में रिश्ता। अच्छा, डायरेक्शन भी सेम आ रही है, जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एम की डायरेक्शन है, वही एल की भी डायरेक्शन है। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो एल का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड्स है। ओमेगा से घूम रहे हैं, रेडियस आर है, प्रो कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज डेंसिटी है। तो ये भी एक मैग्नेट की जैसा है। फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मालूम कीजिए। आप लोगों ने आंसर लिख दिया? आगे आंसर। अगर आप ऐसे रास्ते से निकालना चाहते हो तो पहले आपको डिस्क का निकालना पड़ेगा, फिर डिस्क को इंटीग्रेट करके स्फेयर का निकालना होगा, है ना। डिस्क का तो आपने निकालने के लिए रिंग का पता ही है, तो रिंग मान करके इंटीग्रेट करके पहले डिस्क निकालो, फिर डिस्क को इंटीग्रेट करके स्फेयर का निकालो। और ये नहीं करना चाहते हो तो ये फार्मूला लगा लो, क्यू बाई टू एम एल, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
डिवाइडेड बाय m, छोटा m लिख लेते हैं, और 2/5 mr² इंटू ओमेगा। अब इसमें m में से m काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो कितना आ गया 4, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, 4/15 रो पाई r की पावर 5 इंटू ओमेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि r की कौन सी 5 तक मानने वाले लोग तो हाँ, जो 5 पावर आ जाएगी, चार्ज में 3 पावर आ गई है ना, डेंसिटी के टर्म्स में लिखा ना इससे। तो इस तरह से कितना आसान काम है ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता करना, जो कि हमने जान लिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जान लिया, मैग्नेट। अच्छा, इसमें फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिर लोग सवाल बनाएंगे ना, तो यूं बना लेंगे कि एक स्फेयर घूम रहा है और एक डिस्क घूम रही है, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स बताओ। एक घूमते हुए स्फेयर, घूमते हुए डिस्क, चार्ज, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज, तो आप इसको एक मैग्नेट बना देंगे, फिर इसको मैग्नेट बना देंगे, फिर वो वाला फार्मूला लगा देंगे मैग्नेट वाला, है ना। तो जो लोग ऐसे जानते नहीं हो तो समझते रह जाएंगे, पता नहीं कैसे निकालेंगे, है ना, कठिन पड़ेगा। तो किसी ने फोर्स किया तो मैग्नेट बना करके कर सकते हो। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी भी हो गई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना सीख लिया। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, धरती का मैग्नेटिक फील्ड। तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बातें जानते हैं हम। ये जो धरती घूमती है, तो इसको अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये जो हमारी धरती घूमती है, जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है उसको अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पृथ्वी पर जहां से जिस पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट को अपन नॉर्थ पोल कहते हैं, ऊपर वाले को, और नीचे वाले पॉइंट से पास करते इसको साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैसे पता करते हैं आप लोग? ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है भाई? अगर अपन को पता करना है कि ईस्ट किधर है तो कैसे पता करोगे? देखो, हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारा सूरज है वो
सर्दी गर्मी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? मतलब सर्दी में थोड़ा, उस सर्दी में थोड़ा दूर से उगता है इधर से, गर्मी में थोड़ा पास में से उगता है। जैसे आपने इक्वेटर के ऊपर देखा होगा कि वो उस तरफ जाता है, साउथ वाली साइड में, है ना? गर्मी के दिनों में हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दो है ना, मकर संक्रांति बनाते हैं हम। इसका मतलब वापस टर्न ले रहा है वो। मकर संक्रांति वाला वो दिन होता है जिस दिन सूरज वापस लौटना शुरू करता है इस तरफ, यानी गर्मी के दिनों की शुरुआत होती है। तो ये जो हम अगर सन को देखेंगे ना, तो सन ऐसे जा रहा है एग्जैक्टली। हमको इक्वेटर पे तो रहते नहीं है कि हम जिधर देखेंगे तो हमारे ऊपर से जाएगा, हम इक्वेटर से हट के रहते हैं। तो ऐसा होने की वजह से तो सूरज जो है, मान लो इस साइड से उगता दिखता है, इधर छुप जाता है, फिर दूसरे महीनों में इधर से उगता है, इधर छुप जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर खड़ा रहता है तो कह रहा है कि जिधर सूरज उगता है उधर ईस्ट है ना? ये तो गलत बात। जिधर सूरज उगता है उधर ईस्ट नहीं हो रहा है, वो तो इक्वेटर वाले लोगों के लिए। सूरज तो इधर से उगेगा, इधर छुपेगा। तो जो उगने छुपने की लाइन है वो ईस्ट वेस्ट लाइन है, उस लाइन से डिसाइड होगा। तो मतलब सूरज इधर उगा और इधर छुपा, तो ये जो लाइन बनेगी ना, इस लाइन के पैरेलल खड़े हो तो आपको ईस्ट वेस्ट मिलेगा, है ना? फिर वो आपके उस महीनों से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सूरज बाद में उस तरफ चला जाएगा, तो उधर वाली साइड में जब जाएगा, जैसे ये इक्वेटर की लाइन है, फिर इधर ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड आ गए, फिर उधर हमारी साइड चले गए, तो हमारे साइड उधर जाएंगे तो उस साइड में आएगा उधर, हम तो उससे भी उधर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो इक्वेटर पे लोग रहते हैं उनके लिए एक बार के लिए तो सूरज इस साइड उगता है, एक बार के लिए इस साइड उगता है, कुछ समय के लिए उनके ऊपर से भी उगता है ना? ऐसा होता है ना, ये जानते हैं आप लोग। तो इसी से फर्क पड़ता है। तो उगने और छुपने की जो लाइन है उसको खींचकर उसके पैरेलली हम रहेंगे तो वो ईस्ट वेस्ट आएगा, फिर उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो पृथ्वी है, ये जो घूम रही है, इसका जो ये पॉइंट है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये वाला जियोग्राफिक साउथ हो गया। तो अब एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? अगर हम जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है ये जानना चाहते हो, तो मेरिडियन इज ए प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो इस कमरे में अगर हम ये जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, तो किस डायरेक्शन में बताओ, नॉर्थ किधर है इस कमरे में? इस तरफ। मोबाइल से देखें। हेलो, मोबाइल क्या बताता?
ऐसा टेढ़ा है ईस्ट, इस तरफ है ईस्ट, जैसे मैं खड़ा हूं इस तरफ, इस टाइम मेरा फेस ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, ठीक है। तो अगर मैं इस समय यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बनाऊं, इस तरह से, ऐसा वाला प्लेन, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, है ना, ऐसा अगर अपन एक प्लेन बनाए तो ये वाला प्लेन कहलाएगा कौन सा मेरिडियन? जियोग्राफिक मेरिडियन। एक वर्टिकल प्लेन जो कि यहां से जा रहा है, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को मिलाने वाला ऐसा प्लेन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो इस साइड में नॉर्थ और ये ऐसा हो गया, तो ये वाला जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया ऐसा। यहाँ पर आ जाऊंगा तो यहाँ पर भी मुझे नॉर्थ मिलेगा, ठीक है। अब इस डायग्राम में दिखाते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ रहता है, तो वो क्या करेगा, इस नॉर्थ वाले प्लेन को ज्वाइन करेगा, इस साउथ को ज्वाइन करेगा, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो प्लेन आ रहा है ना, ये वाला ऐसा प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन होगा जो अर्थ के सेंटर से भी पास होगा, अर्थ के सेंटर उससे, क्योंकि जो भी वर्टिकल प्लेन होता है वो अर्थ के सेंटर से जरूर पास होगा। तो इस तरह का जो प्लेन बनता है इसको अपन कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। तो अपन ऐसे अलग अलग पॉइंट पर होंगे। अच्छा, जो व्यक्ति यहाँ रहता है वो सेम जियोग्राफिक मेरिडियन में रहे, इसका जियोग्राफिक मेरिडियन और इसका मेरिडियन तो एक ही आ रहा है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन जिसकी सेम है, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लाइनें पृथ्वी पर अपन ने खींच रखी नहीं, लॉन्गिट्यूड है ना, और ऐसे लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, यानी हमने पृथ्वी को ऐसे गोल ऐसे एंगल पर बांट रखा है, तो सेम लॉन्गिट्यूड वाले सेम जियोग्राफिक मेरिडियन में होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वो लाइन ऐसे जा रही है, फिर अपन इसको अर्थ से कट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन अपन ने जान लिया, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल हमने जान लिया, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ये भी जानते हैं पहले से। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है ये घूम रही है, ये तो हमको पता है, और घूमने वाले एक्सेस को तो हम जानते हैं। तो जैसे घूमने वाली एक्सेस है वैसे ही एक मैग्नेटिक एक्सेस भी है। इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो पृथ्वी है उसकी जियोग्राफिक वाली डायरेक्शन तो अपन ने जान लिया, मैग्नेटिक वाली बात करना चाह रहे हैं। जिस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है वैसे एक मैग्नेटिक एक्सिस भी है हमारे पास। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसका इस समय एंगल 11.3 डिग्री के आसपास है। वक्त के साथ में ये एंगल बदलता रहता है, धीरे धीरे बदलता है, और लंबे टाइम में काफी बदल जाता है, उल्टा भी हो जाता है। तो ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस जो पृथ्वी पर कट करती है जिस पॉइंट पर, उसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये जहां पे दूसरे पॉइंट पे कट करती है इसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड
उसे आप अगर समझाना चाहें तो उसके लिए धरती के अंदर एक इक्विवेलेंट मैग्नेट रख सकते हैं, जिसका साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा। इधर वाली साइड में साउथ, इधर वाली साइड में नॉर्थ, और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएंगी। ये एकदम परफेक्ट नहीं है जो अपन कर रहे हैं, और परफेक्ट मॉडल इस पे लोग बना रहे हैं। अभी किसी ने 1-2 साल पहले ही किसी ने अपनी तरफ से कहा था कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। अब पता नहीं उसका आगे क्या हुआ। कोई कहता है, फिर लोग देखते हैं, फिर कुछ दिनों बाद लोग कहते हैं कि हाँ ठीक, हाँ ठीक किया था आपने, इतना साल पहले, हाँ आपका विचार ठीक था। वैसे ही कुछ लोकल इफेक्ट भी हैं जो इसके अगेंस्ट आते हैं। डेटा एकदम परफेक्ट नहीं, भीतर की जानकारी हम जानते नहीं, हम पृथ्वी के अंदर क्या है, ज्यादा गहराई तक गए है ना। और ऐसे कुछ थ्योरी बना रखी है कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो धरती के अंदर हम कहते हैं कि अंदर ही अंदर लोहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसके पक्ष में कुछ लोगों का दलील यह है कि जब ये धरती बनी थी तो उस समय ये गैसियस स्टेट में थी, तो जो भारी भारी मास था वो सेंटर की तरफ चला गया, और अट्रैक्शन की वजह से जो हल्का था वो थर्मल एनर्जी की वजह से ज्यादा स्पीड रखता था, तो दूर दूर तक जाता था। तो ऊपर कम कम डेंसिटी का ऊपर हो गया, ज्यादा ज्यादा डेंसिटी का अंदर चला गया। तो जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला हिस्सा है वो अंदर है, और उसी के अंदर लोहा वगैरह ऐसे मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। चंद्रमा का निर्माण जो है लिक्विड स्टेट बनने के बाद आया, इसके बारे में भी थ्योरी है। क्योंकि हमने जब चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि चंद्रमा का मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया कि जो ज्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले सब्सटेंस थे वो उस लिक्विड स्टेट में पृथ्वी के सेंटर पे आ चुके थे। फिर किसी वजह से ये ऊपर का जो लिक्विड का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, जैसे पानी की बूंद टूट जाती है ना, ऐसे टूट के अलग हो गया, बन गया चांद, है ना। फिर वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो अब उस फिर वो भी अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेटल हुआ, तो उसके अंदर ज्यादा लोहा नहीं मिला, तो उसके अंदर वैसी प्रॉपर्टीज नहीं है जैसे पृथ्वी के अंदर है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कोई बाल्टी है, एक बाल्टी के अंदर हमारे पास में कुछ केमिकल सॉल्यूशन है। अगर आप केमिकल सॉल्यूशन को ऐसे घुमाएंगे तेज, तो ये प्लस के आयंस ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे अंदर घूमेंगे, तो उसकी वजह से करंट बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसकी वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी और एक एक्सिस बन जाएगी। अगर लिक्विड स्टेट के अंदर कुछ आयंस अगर घूमने लग जाएंगे तो वो एक करंट पैदा करेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, उसकी कोई एक्सिस भी बनेगी। अगर हम इस बाल्टी को भी साथ में घुमाएं, मतलब ये बाल्टी जो थी, बाल्टी में जो लिक्विड है उसको तो घुमा ही रहे हैं, और इस बाल्टी को भी घुमा रहे हैं, तो फिर ये लिक्विड जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तो फिर ये टेढ़ा
एक्सेस हो जाएगा। जैसे बाल्टी को ऐसे, बाल्टी में पानी घूम रहा है, फिर बाल्टी को भी घुमाओगे तो फिर लिक्विड ऐसे बीच में, एक्सेस बीच में नहीं आएगी, थोड़ी साइड में आ जाएगी। तो ये हमारी पृथ्वी भी घूमती सन के अराउंड भी घूम रही है। तो अंदर का जो लिक्विड है पता नहीं वो कैसे सेटल हो रहा है, तो उसके कुछ सर्कुलेशन से शायद ऐसा कुछ हो रहा है कि एक मैग्नेटिक एक्सेस क्रिएट हो रही है। तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को समझाने के लिए कई तरह के विचार हैं। उसमें से एक विचार तो ये है जो मैंने डिस्कस किया, कि अंदर ऐसा कुछ लिक्विड है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, या कुछ ऐसे आयंस है जो कि उनके सर्कुलेशन की वजह से ये पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए उपयोगी भी है। कुछ हार्मफुल रेज जो आती हैं या कुछ आयंस आते रहते हैं सन की तरफ से, कुछ ना कुछ हमारी तरफ आता रहता है जो नुकसानकारी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा के साइड में कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इधर उधर भटक जाता है, तो ऐसे पृथ्वी के पास नहीं आ पाते। इसके अलावा खुद अर्थ नेगेटिवली चार्ज है, तो धरती नेगेटिवली चार्ज होकर घूम रही है, तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसके अलावा धरती के अंदर ऊपर एक आयनोस्फीयर भी है, वो उसमें भी आयंस चल रहे हैं, तो उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कई तत्व पृथ्वी में मौजूद है, सबका सम मिला के हमें मिलता है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस तरह से एक थ्योरी बना रखे हैं, कैसे मैग्नेट मान लो और इसे समझ लो, तो इससे रफली हमें समझ में आ जाता है। अब इसमें मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो मैग्नेट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा वो बन जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर हमारे हाथ में कोई मैग्नेट होगा तो वो मैग्नेट क्या करता है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट रखूंगा तो वो इस तरह से अलाइन कर जाएगा नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पर रहूंगा तो मैग्नेट एकदम पृथ्वी के पैरेलल रहेगा, ठीक है। पर मैं जैसे जैसे जाऊंगा पोल की तरफ, तो पोल की तरफ ले जाएंगे तो मैग्नेट ऐसे रह जाएगा, नॉर्थ नीचे साउथ इधर। यानी मेरे हाथ में मैग्नेट ऐसे, और मैं इसको ऐसी आज़ादी देता हूँ कि वो मैग्नेट ऐसे ऐसे भी कर सकता है। तो इस मैग्नेट को लेके मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा तो ये मैग्नेट ऐसे ऐसे होता जाएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाऊंगा तो ऐसे मैग्नेट ऐसा हो जाएगा। हम मैग्नेट से पूछेंगे भैया नॉर्थ की तरह, ये कह रहा नीचे। अच्छा यहीं पर ही खड़े हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे खड़े होंगे तो ये ऐसे बताएगा कि नीचे इधर, कि साउथ पोल की तरह, बोले ऊपर है। ऊपर है मतलब वो लाइन ऐसे घूम के दूसरी साइड जा रही, तो फिर वापस रवाना होंगे हम नॉर्थ पोल से। तो फिर ये ऐसे ऐसे करता करता दिल्ली में आ गए, है ना। ऐसे करते करते मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंच गए, ठीक है। जब हम दिल्ली में पहुंचेंगे ना तो ये मैग्नेट ऐसे झुका हुआ रहेगा, ऐसे सलाम करता हूँ, दिल्ली में सलाम करता है। कितने डिग्री का, 42 डिग्री के, 42 डिग्री का सलाम। तो 42 डिग्री यानी ऐसे करके 42 डिग्री, ऐसे सरकार के सामने 42 डिग्री से मैग्नेट झुक जाता है। फिर दिल्ली से वापस चलो, चलो उधर मैग्नेटिक इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे एकदम सीधा रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो यूं रहता है, इस तरफ ऐसे रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये मैग्नेट अपने आप का एंगल चेंज करता रहता है, ऐसा हमें समझ में आया। तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। एक का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है।
किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन पता करना है तो कैसे पता करें? तो ये जो हमने मोबाइल से डायरेक्शन ढूंढा है, वो नॉर्थ, कौन से नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है? इस मोबाइल से जो नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढा हमने, कौन सी डायरेक्शन है वो? मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ बता रहा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है? वो तो मैग्नेट के हिसाब से बताता है ना। वो जो बता रहा है, जो मैग्नेट से डायरेक्शन पता करेंगे वो सेम ही बताएगा ना। वो तो ऐसे बताता है ना कि हम तो मैग्नेट की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो वो एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को बताता है। यानी कि अगर हम उसके थ्रू डायरेक्शन लेंगे तो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। और ये सन के उगने और छुपने के हिसाब से ईस्ट वेस्ट पता करेंगे पहले। ये सन इधर उगा, इधर छुपा, ऐसा लाइन खींचा तो हमको मिल गया ईस्ट वेस्ट। ऐसे करेंगे नॉर्थ साउथ। अभी अपन को ऐसा पता लग रहा है कि सूरज इधर उगता है, इधर छुपता है। तो ऐसे अपन ने सूरज की तरफ मुंह किया तो नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। तो ये वाला जो प्लेन है, ये तो हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर आ रहा है, साउथ पोल इधर आ रहा है। तो ये हो जाएगा जियोग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो जाएगा। और जियोग्राफिक मेरिडियन ये हो जाएगा। दोनों अलग अलग प्लेन होंगे। एक तो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ से पास करते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में, इस डायग्राम में नहीं, पिछले वाला डायग्राम, यहाँ पर अब मेरे पास में एक पॉइंट आ गया, ये वाला। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे यूं, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। अब इस पॉइंट का, ये जो हरे कलर से मैंने दिखा रखा है, ये क्या चीज है? हरे कलर से जो दिखा रखा है क्या चीज है? ये अपन ने जियोग्राफिक मेरिडियन दिखा रखा है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन देखना चाहेंगे तो इसको इसको आपस में कनेक्ट करेंगे ऐसे, और इससे कनेक्ट करेंगे। एक डिफरेंट प्लेन होगा। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और उस पॉइंट और अर्थ के सेंटर से पास करने वाला एक वर्टिकल प्लेन होगा। उसे अपन मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन का इंपॉर्टेंस क्या है? जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी प्लेन में होगा। इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी लाइन में, इसी प्लेन में आके यूं हो जाएगी ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए बात कहना चाहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ will be in magnetic meridian. No component of earth. Component of earth magnetic field perpendicular to magnetic meridian is 0. तो अब जैसे मान लो कि हम इस कमरे में धरती के मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहते हैं कि वो किधर है।
तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक मेरिडियन जानने की जरूरत है। मैग्नेटिक मेरिडियन हमें मैग्नेट के थ्रू मिल जाएगा। अगर हम एक कमरे में मैग्नेट को लटकाएंगे तो मैग्नेट ऐसे घूमता घुमाता लास्ट में एक वर्टिकल प्लेन में ठहर जाएगा। अगर उसको पूरी इजाजत दिया ना इधर इधर घूमने की और ऐसे ऐसे घूमने की, तो ये हम कोटा में ऐसे रहेगी। दिल्ली 42 डिग्री है तो थोड़ा 40 डिग्री होगा, और क्या होगा, थोड़ा सा कम झुका हुआ होगा, ऐसे रहेगा। तो जिस भी वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट आएगा वही मैग्नेटिक मेरिडियन हो। इस कमरे में कोई भी मैग्नेट अपन लटकाएंगे, वैसे घूम करके जब रुक जाएगी तो जिस भी वर्टिकल प्लेन में वो मैग्नेट रुकेगी वही वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और धरती का मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर धरती का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा। तो अगर मुझे धरती का मैग्नेटिक फील्ड इस कमरे में डिफाइन करना है तो मैं एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके अलोंग बना दूंगा और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड बना दूंगा, और इसके परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैंने अगर मैग्नेटिक मेरिडियन दिखा दिया कि ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उस केस में मैं धरती के मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, इनकी सहायता से टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हम दिखा सकते हैं। ये जो मैंने प्लेन दिखाया है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर हम खड़े हैं उस पॉइंट से पास करने वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल से पास करने वाला एक प्लेन है। अब कोई बोलेगा कहाँ हम तो नॉर्थ पोल, हम क्या जाने। तो फिर हम कमरे में एक मैग्नेट लटकाएंगे। अगर कमरे में मैग्नेट लटकाएंगे तो जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट ठहर जाएगी उस प्लेन में पेपर या कॉपी रख लो, इस प्लेन में आ रहा है मैग्नेट, तो वो वाला वर्टिकल प्लेन जो होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और धरती का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी प्लेन में होगा। मैग्नेट को अगर नीचे झुकने की इजाजत दोगे तो थोड़ा और नीचे झुकेगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहता है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड भारत में ऐसे एक डाउनवर्ड कंपोनेंट रखता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रखता है जो नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल यहाँ पर आ रहा है फाई, इस एंगल का नाम रखा है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो एक तो हो गया एंगल ऑफ डिप जो कि यहाँ पर अपन ने देख लिया। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या हो गया कि जितना मैग्नेट झुक जाता है, तो बता सकते हो कि एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे क्या होगा। अभी बताया था ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाके मैग्नेट 90 डिग्री का सलाम करता है, सर नीचे पैर ऊपर कर लेता है ना, कि इधर है नॉर्थ। भारत में कितने 42 डिग्री इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर 0 डिग्री। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जाएंगे तो मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और वहां पर धरती का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर 0 होता है, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं धरती के मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसी कोई जगह मिल जाएगी पृथ्वी पर, इतना नहीं जानते ये। देखो आप लोग वो जियोग्राफिक इक्वेटर की बात कर रहे होंगे, जियोग्राफिक नहीं, मैग्नेटिक इक्वेटर।
मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वाला जो देखिए व्हाइट वाला तो है जियोग्राफिक और ये वाला जो है मैग्नेटिक, तो ऐसे डिफरेंट आ जाएगा ना। तो ये एंगल ऑफ डिप तो आसान है पहचानने में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। अब एक और एंगल होता है जिसका नाम होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है वो है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन at a point is called angle of declination. इंक्लिनेशन डेक्लिनेशन है ना। देखो इंक्लिनेशन से तो ये पता लगता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो जो इक्वेटर के ऊपर है, जो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर रहते हैं, उनमें एंगल नीचे की तरफ है। तो पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर है, तो हर जगह लगभग मैग्नेट थोड़ा झुका ही रहता है। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री हो गया, तो इससे अपन को पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में कैसे है। पर अपन को अभी समझ में आया कि नॉर्थ, एक्चुअल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ तो अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसका पता हमें लगेगा जब हम को मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन पता करेंगे। जैसे हमने इस कमरे में बताया था कि नॉर्थ इधर आ रहा है, मान लीजिए नॉर्थ इधर है, तो ये वाला तो हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और फिर इसी में अपन ने कहा कि मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, तो ये वाला हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये वाले जो दो प्लेन हो जाएंगे, इनके बीच का जो एंगल होगा उससे उसे अपन कह देंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, इससे हमें ट्रू डायरेक्शन का पता लगेगा। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बताना पड़ेगा कि इतना डिग्री वेस्ट या ईस्ट। जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उससे आप कितना इधर उधर है, जिससे आपको सही डायरेक्शन पता लगेगी। तो भारत के केस में ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन शायद 0.3 डिग्री आता है। तो 0.3 डिग्री आता है, तो इसका मतलब तो भारत वालों के लिए तो नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में तो कोई अंतर ही नहीं, बहुत मामूली सा अंतर है। यानी भारत में जो मैग्नेट बताता है वो एक्चुअल नॉर्थ ही बताता है लगभग, बहुत ही मामूली सा अंतर है दोनों में। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बहुत कम है, ठीक है। अब किसी 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 जगह पे कहीं ज्यादा होगा तो मैग्नेट तो नॉर्थ कहीं और बताएगा और एक्चुअल नॉर्थ कहीं और होगा, तो फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन से पता लगेगा कि वो किधर है। तो उसमें थोड़ा आप रीडिंग लगाओ कि किसी और देश का जानकारी दिया हो कि क्या कौन से देश में किधर कितना है ना, तो थोड़ा पता लगेगा। इंफॉर्मेटिव बात है। फिजिक्स के हिसाब से तो जो जानकारी देने की बात है तो यही थी सारी जो मैंने बता दी। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल स्क्वायर। अगर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन निकालना है tan phi, तो ये आ जाएगा बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन तो उन देशों के काम की चीज है जिनके लिए कुछ एंगल होता है। भारत जैसे देश में तो कोई काम का नहीं, लगभग वही है। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन
का जो प्लेन आता है वो 0.5 डिग्री इधर उधर आता है। यानी अपन ने जैसे कहा कि ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे 0.5 डिग्री दूसरा एक प्लेन बना लो तो वो जियोग्राफिक मेरिडियन मिल जाएगा। ठीक है, अब वो 0.5 डिग्री इधर बनाना है कि उधर बनाना है, उसके लिए उसके नोटेशन है ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट साइड में घूमना है कि वेस्ट साइड में घूमना है, वो तो इसके साथ ईस्ट वेस्ट लिखते हैं जब भी लिखना हो। तो इसकी रीडिंग लगाना आप कि कैसे किसी के लिए लिख रखा है, क्या समझा रखा है, एनसीईआरटी में दिया होगा, एचसीवी में भी दिया होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है काफी कम होती है, तो इसको फिर टेस्ला की यूनिट काफी बड़ी पड़ती है। तो अपन ये जानते हैं कि 10⁴ 10,000 गॉस बराबर 1 टेस्ला। 10,000 गॉस जो है एक टेस्ला के बराबर है, या एक टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर है। ठीक है, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है, तो 10⁴ तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड काफी कम पड़ गया, तो इसलिए उसको फिर गॉस में एक्सप्रेस करते हैं टेस्ला की बजाय। टेस्ला में माइनस की पावर में आ जाएगा, तो गॉस में लिख देते हैं फिर इसको, है ना। तो आप देखना कि पृथ्वी का कितना मैग्नेटिक फील्ड है, चंद्रमा पे कितना है ना, अगर कुछ है तो। अभी मंगल ग्रह के बारे में तो ये बताया था शायद अमेरिका वालों ने कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं होगा, इसलिए वहाँ जाने की मत सोचो। हम लोग जाएंगे फिर बताएंगे, अभी भारत वाले बताएंगे बाद में। पहला उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई मत जाना उधर। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया इसका। अब इस पर कोई सवाल करने की बात आती है तो एक सवाल करते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लीजिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई। सिंपल ही क्वेश्चन है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। आगे आंसर। देखो ऐसा है कि हमने क्या किया है कि एक करंट के लूप को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा। इसका मतलब हमने एक ऐसा प्लेन चुना जिसके अंदर धरती का मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसके परपेंडिकुलर धरती के मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आता है। तो मैंने उस डायग्राम में दिखा रखा है धरती के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, जो उस प्लेन में उस तरफ दिख रहा है, धरती के वर्टिकल कंपोनेंट को। कॉइल में करंट जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस के अलोंग होगा। तो इस तरह से कॉइल में करंट के आने से हमारे पास तीन तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको हम इसके सेंटर पे रखने वाले हैं। अब वो मैग्नेटिक नीडल क्या किसी एक ही प्लेन में घूम सकती है। तो पहले अपन को कहा गया कि उसको रखा है अपन ने, इज अलाउड टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाउ करेंगे तो फिर वो कौन से दोनों मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगी? ये हॉरिजॉन्टल और बीसी से। वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो उसको कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इस तरफ रहेगी। जब उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाउ करेंगे तो इस तरफ रहेगी। तो उस केस में हमें ये लिखा है प्रश्न में कि सेंटर पर हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती थी। वो फाइनली अल्फा एंगल बनाती है उस प्लेन के साथ। तो ये वाला एंगल हमें अल्फा दे रखा है।
इससे हमें ये पता लगता है कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी एच और बी सी वो अल्फा एंगल पर आ गया। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाता है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू बी सी बाय बी एच। इसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पृथ्वी का प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं करंट की मदद से। ठीक है, करंट मेजर करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमने इस मैग्नेट को दूसरे हिस्से में अलाउ किया है सिर्फ वर्टिकल प्लेन में बैलेंस करने के लिए, तो वर्टिकल प्लेन में जब आप इसे अलाउ करोगे, वो भी कौन सा प्लेन, जो कॉइल वाला प्लेन है, तो फिर उसमें बी एच और बी वी काम आएगा, बी सी काम का नहीं रहेगा, है ना, इसी प्लेन में आएगा। तो फिर उस केस में टेन बीटा किसके बराबर हो गया, तो वो बी एच और बी वी का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक तरह से एंगल ऑफ डिप हो गया। ये बीटा जो है वही एंगल ऑफ डिप है, तो ये आ जाएगा बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन बी एच। तो यहां से बी एच की वैल्यू तो आई गई कि बी एच इज इक्वल टू बी कोयल कॉट एल्फा, और फिर बी वी बी एच टेन बीटा, बी एच की वैल्यू वहां से उठा लेंगे तो बी वी की वैल्यू आ गई बी कोयल कॉट एल्फा टेन बीटा, और बी कोयल हमारे को पता है कि कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अगर आर रेडियस की कोयल है हमारी, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर पे ही नीडल को रखा गया है। तो आपको कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, इस हिसाब से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये सवाल करते वक्त या प्रैक्टिकल करते वक्त इस कॉइल को मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा होता, थोड़ा और किसी प्लेन में रखा होता, तो फिर धरती के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के भी दो कंपोनेंट हो जाते। वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे रहता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फिर उस कॉइल के एक्सिस के लोग एक कंपोनेंट लेके आ जाता और एक उसके पैरेलल में आ जाता। फिर अगर कॉइल में करंट जाता तो फिर वो भी ऐड हो जाएगा, फिर कुछ और एंगल आ जाएगा, है ना। तो इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते वक्त रखना पड़ेगा, और अगर कोई सवाल कुछ पूछता है तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। मैंने तो आसान सवाल पूछा है ना, जिसके अंदर इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा है, ताकि ऐसा करने से अपने पास तीनों अलग अलग आ गए। तो इस तरह से प्रैक्टिकल करके हम धरती के मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस एचसीवी में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ऐसे कुछ और भी नाम वाम दे रखे हैं। पढ़े लिखे हो तो पढ़ लेना, बाँच के कुछ समझ पाते हो कि अनपढ़ की तरह काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब पढ़ते हो पर दिमाग में जाता नहीं है ना, कि क्या कौन सा क्या लिख रखा है। तो कोई बात नहीं, है ना। तो जांच कर लेना आपकी बुद्धि का उसमें से पढ़ कर एनसीईआरटी और एचसीवी के अंदर। एनसीईआरटी तो कीमती किताब है, आप लोगों को पता ही है ना, क्योंकि पूरे भारत भर में चलती है, और पेपर बनाने वाले उसमें से हूबहू सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए उसकी रीडिंग तो आप शुरू से लगा रहे होंगे, है ना। केमिस्ट्री तो पक्का ही लगाते रहते होंगे, रोज ही लगाते होंगे, है ना। होमवर्क के बारे में एक डीपीपी है, और एक्सरसाइज। अब तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही गया, तो क्या क्या करें इसमें, एक्सरसाइज 2 में करें। एक्सरसाइज 2।
एक्सरसाइज 2 में अगर आप करना चाहते हैं, आर्ट के करने की बात हो रही है। नहीं नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो अलग है ना इसमें। नहीं है, छांट लेते चलो। पहले 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। नहीं नहीं, 10 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 में, 1 to 10। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में से कुछ मत करना, पार्ट 3 में से करें। पार्ट 2 से मत करना, पार्ट 3 से करें, ठीक है। कुछ मत करना, पार्ट 3 में से करना। क्या करना है देखें तो, 1 2 3 4 5, पहले 5 क्वेश्चन कर लेना। पार्ट 3 में पहले 5 क्वेश्चन कर लेना। पार्ट 4 में करना, पार्ट 4 का पहला पार्ट करना, पहला पार्ट करना, और दूसरा भी कर लेना। पहला और दूसरा, पार्ट 4 में से पहला दूसरा, पार्ट 3 में 1 से 5, पार्ट 2 में से कुछ मत करना, ठीक है। इतना बात काफी, एक डीपीपी हो गया।